हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, लेकिन भारत में इसकी रफ्तार और प्रभाव सबसे ज्यादा है। अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है और वहाँ छोटी छोटी कई लहरें आ चुकी है। पिछले साल नवंबर में दूसरी सबसे असरदार लहर की शुरुआत हुई और इस साल जनवरी में वहाँ दैनिक संक्रमितों की संख्या 3 लाख पार कर गई है। दूसरे सबसे प्रभावित देश रहे ब्राजील में सर्वाधिक दैनिक मामला 97,000 के करीब रहे। दिल्ली के साथ तमाम राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज आधी रात तक हुई सप्लाई की हम कल सुबह 10:30 बजे जानकारी लेंगे। सरकार हमें सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना और व्यवस्था पर भी जानकारी दे। बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराने वाले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में जारी हिंसा को लेकर बुधवार को ममता पर हमला बोला है। साथ ही नंदीग्राम में हार के बावजूद ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर तंज कसा। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को मंगलवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। 7 मई को वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित होगा। डीएमके ने विधानसभा की 133 सीटों पर जीत हासिल की है। के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके को सिर्फ 66 सीटें ही मिल सकी। पलानीस्वामी ने अपना और अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र सोमवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए दुनिया के कई देशों से भारत में राहत सामग्री को जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। फिलहाल कोरोना से अधिक संक्रमित राज्यों को वितरण में प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार के मुताबिक गत 2 मई तक 24 श्रेणियों के 40 लाख आइटम विभिन्न राज्यों की 79 संस्थानों में वितरित किए जा चुके हैं। इनमें बाईपैप मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, PASA ऑक्सीजन प्लांट प्लस ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर, फेविफ्लू, N95 मास्क और PPT किट जैसे आइटम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित विभागों के सचिवों के साथ चर्चा करने और टीकों के आवंटन के अनुपात को ठीक करने की टीकाकरण की तीसरे चरण में टीकों को वितरण करने 18 से 44 आयु वर्ग के लिए एक समान तरीके से वितरण करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय समूह और गरीबी रेखा से ऊपर संबंधित व्यक्तियों को सभी प्रासंगिक पहलुओं के संदर्भ में टीके आवंटन का एक उचित अनुपात तय करे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अवगत कराया है। कुछ राहत उपायों की भी घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी से ग्रस्त व्यक्तियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम लघु यानी एमएसएमई से वसूल नहीं हो पा रहे कर्जों के पूर्ण गठन की छूट देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में विभिन्न सेक्टर्स को राहत उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई ने रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का ऐलान किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 9.8% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अर्थव्यवस्था में रिकवरी को धीमा कर सकती है। इस यूएस बेस्ड रेटिंग एजेंसी ने मार्च में अर्थव्यवस्था के तेजी से खुलने और आर्थिक प्रोत्साहनों को देखते हुए अप्रैल 2021 से मार्च 2022 वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 11% व्यक्त किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए एक नया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पेश किया है। हालांकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होकर एक ब्लॉग या वेबसाइट है। इस प्लेटफॉर्म का नाम फ्रॉम द डेस्क ऑफ डोनाल्ड जे .ट्रंप है। ये पूर्व राष्ट्रपति की मौजूदा वेबसाइट का एक उपखंड है।
आतंकवादियों ने बांग्लादेश को अपना अगला बेस बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान के साथ ही तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों का अगला निशाना अब बांग्लादेश है। बांग्लादेश में पकड़े गए हिफाजत उग्रवादियों ने पुलिस को बताया कि तालिबान बांग्लादेश को तालिबान स्टेट बनाना चाहता है। हिफाजत पाकिस्तान की शरण में पल रहे कुख्यात लश्कर-ए-तैयबा से सीधा संबंध रखता है। बांग्लादेश में सक्रिय आतंकवादियों की फंडिंग भी पाकिस्तान से हो रही है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।